Welcome to another video of circles. Today we are going to continue the exercise from question number 8. तो क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्वेश्चन में गिवन है कि ओ डी परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर। ओके, ए बी एक कॉर्ड है, तो हमें क्या पता है कि किसी भी कॉर्ड के ऊपर अगर हम सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो कॉर्ड बाइसेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ओ डी परपेंडिकुलर टू ए बी, देयरफॉर ए डी इज इक्वल टू डी बी, because we know perpendicular drawn from the center to a chord bisects the chord. Okay, तो सिमिलरली देखो ए डी इज इक्वल टू डी बी। ठीक है, ये कब होता है? या तो जब सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे कॉर्ड के ऊपर, या तो हम ये बोल सकते हैं कि जो डी है वो ए बी का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट मतलब क्या कि ए बी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो हम ये कह सकते हैं कि डी जो है वो मिड पॉइंट है ए बी का। ठीक है, बिकॉज वी नो डैट कि किसी भी लाइन सेगमेंट का अगर हम मिड पॉइंट बोलते हैं तो मीन करता है कि उस लाइन सेगमेंट को उस मिड पॉइंट ने टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, बाइसेक्ट किया है, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो यहाँ पर देखो डी जो पॉइंट है उसका ये वाला पार्ट इक्वल है, ये वाला पार्ट भी इक्वल है, मतलब क्या ऑब्वियसली डी जो है इसका मिड पॉइंट है इस वाले ए बी का, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी देखो सी ओ और ओ बी जो है रेडियस है, तो ओ बी ओ सी और ओ बी रेडियस है, अभी रेडियाई है सर्कल का। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो ओ पॉइंट है वो सी बी का मिड पॉइंट है। कैसे? बिकॉज देखो इस पॉइंट के इस तरफ और इस तरफ दोनों इक्वल पार्ट्स हैं, मतलब क्या ओ जो है उस कॉर्ड जो सी बी है उसको ऑब्वियसली बाइसेक्ट किया होगा। ठीक है, इसीलिए दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया ये। इसीलिए हम यह भी कह सकते हैं कि जो ओ है वो सी बी का भी मिड पॉइंट, सी बी का मिड पॉइंट है। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ए बी सी, इस वाले ट्राइंगल में यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम क्या है बाद में जानेंगे इसके नीचे इस वाले पार्ट को समझने के बाद। तो मिड पॉइंट थ्योरम के अनुसार जो ओ डी है वो ए सी से पैरेलल होगा, और जो ओ डी है वो ए सी का हाफ लेंथ, मतलब ओ डी का जो लेंथ होगा वो ए सी का हाफ लेंथ के बराबर होगा। तो यहाँ से इम्प्लाइज करके ये वाला 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ पर लाएंगे, 2OD इज इक्वल टू ए सी होता है। ठीक है, तो अभी मिड पॉइंट थ्योरम क्या चीज़ है? ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम एक्चुअली एक थ्योरम है जो हम क्वाड्रिलेटरल्स चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, जब मैं क्वाड्रिलेटरल चैप्टर्स आपको करवाऊँगा तब जाके हमें मिड पॉइंट थ्योरम जो टर्म है वो मिलेगा। तो एक्चुअली मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है कि द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट। तो सिंपल भाषा में इस वाले का ये एग्जांपल लेते हैं। देखो ये वाला जो ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है, आपको ये ट्राइंगल दिख रहा होगा ए बी सी ट्राइंगल। ठीक है, तो इस वाले ट्राइंगल में देखो मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है कि कोई भी दो साइड के मिड पॉइंट को अगर हम एक लाइन सेगमेंट से ज्वाइन करते हैं, मतलब सब देखो ये इस वाले ट्राइंगल में इन दोनों साइड में क्या हो रहा है, मिड पॉइंट है। ये ओ एक मिड पॉइंट है, डी एक मिड पॉइंट है, हमने क्या किया, इनको ज्वाइन कर दिया। तो अभी मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है कि ये जो लाइन है वो थर्ड साइड से, मतलब ये जो लाइन सेगमेंट है वो थर्ड साइड से पैरेलल होगा, मतलब ये जो लाइन सेगमेंट है वो थर्ड साइड ए सी से पैरेलल होगा। और क्या है कि ये जो लाइन है ओ डी वो थर्ड साइड का हाफ के बराबर होगा, मतलब ओ डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। ठीक है, इसको प्रूफ भी करेंगे हमें भी। तो यहाँ पर देखो इस वाले ट्राइंगल में नज़र रखो, ए बी सी यहाँ पर एक ट्राइंगल है। ओके, ए बी सी ट्राइंगल में इस वाले साइड में जो है, इस वाले साइड का जो ए सी है, ए सी साइड का जो मिड पॉइंट है वो है ई। ठीक है, और ए बी साइड का जो मिड पॉइंट है वो है डी। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू व्हाट यू से अकॉर्डिंग टू दी मिड पॉइंट थ्योरम, अगर हम इन दोनों मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, देखो इस वाले डी पॉइंट को हमने ई से ज्वाइन किया। ठीक है, तो ज्वाइन करने के बाद क्या होगा, ज्वाइन करने के बाद जो ये वाला लाइन फॉर्म हुआ डी ई वो किसके साथ पैरेलल होगा, थर्ड साइड के साथ। थर्ड साइड कौन सा है, ए सी डन
ए बी डन, तो थर्ड सेट कौन सा वाला, थर्ड सेट होगा बी सी, तो बी सी के साथ ये डी ई पैरेलल होगा और डी ई विल बी हाफ ऑफ बी सी। ठीक है, ये अभी प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के बाद हमें क्या करना है, डी ई को थोड़ा एक्सटेंड कर देना है एफ तक, सो दैट डी एफ इज़ ऑल्सो पैरेलल टू बी सी। इसके बाद इसको ज्वाइन कर देना है डॉटेड लाइन से। ठीक है, अभी हम इसको प्रूफ करेंगे। तो नाउ पहले लिखना पड़ेगा गिवन में क्या क्या है। गिवन triangle ABC in which D and E are the midpoints of D किसका मिड पॉइंट है, ए बी साइड का, और E है ए सी साइड का मिड पॉइंट रेस्पेक्टिवली। ठीक है, और यहाँ पर लास्ट में लिखना पड़ेगा डी ई इज़ जॉइंड। हमने डी ई को जॉइन किया। ठीक है, अभी हमें क्या प्रूफ करना था, हमें प्रूफ करना था टू प्रूव डी ई पैरेलल टू बी सी एंड डी ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी, ये प्रूफ करना है हमें। ठीक है, अभी हम कॉन्स्ट्रक्शन करेंगे। यहाँ पर लिखो कॉन्स्ट्रक्शन। हमने क्या कॉन्स्ट्रक्शन किया, हमने डी ई को प्रोड्यूस किया एफ तक। ठीक है, ड्रॉन सी एफ पैरेलल टू बी डी, तो एक्चुअली अच्छा बी ए, ठीक है, बी डी या फिर बी ए की बात है। तो एक्चुअली हमने क्या किया कि डी ई को प्रोड्यूस किया, ठीक है, पॉइंट एफ तक, और फिर हमने सी एफ को ज्वाइन कर दिया। करने के बाद सी एफ जो होगा वो बी ए के साथ पैरेलल होगा। ठीक है, मीटिंग डी ई प्रोड्यूस्ड एट एफ। तो इस वाले लाइन ने, मतलब जो सी एफ है उसने डी ई को मीट किया किस वाले पॉइंट पर, एफ वाले पॉइंट पर। ठीक है, अभी प्रूफ। तो प्रूफ में पहले हम दो ट्राइंगल्स लेंगे ए ई डी और सी ई एफ। हमने इस वाले ट्राइंगल्स को लिया, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल को हमने लिया पहले। ओके, तो इन ट्राइंगल ए ई बी, सॉरी ए ई डी होगा, ए ई डी एंड ट्राइंगल सी ई एफ। इन दोनों ट्राइंगल्स में हमारे पास इक्वल क्या क्या है, जैसे हम कॉन्ग्रुएंस में करते हैं। तो सबसे पहले है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, क्योंकि वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। तो एंगल ए ई डी इज इक्वल टू एंगल सी ई एफ। रीज़न है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। इसके बाद ए ई जो है वो सी के साथ इक्वल है, क्योंकि मिड पॉइंट है। ए ई इज इक्वल टू सी ई सिंस ई मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ठीक है, समझ, मैंने शॉर्टकट में लिखा कि ई मिड पॉइंट ऑफ ए सी, इसलिए ऐसा इक्वल है। ठीक है, मैंने शॉर्टकट में लिखा। इसके बाद हमारे पास क्या क्या गिवन है कि ये, अच्छा, एंगल डी ए ई जो है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। ठीक है, तो ये कैसे इक्वल है, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये वाला और ये वाला पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल, सॉरी, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। तो सिंस सी एफ पैरेलल टू
यहाँ पर लिखो अभी ए डी या फिर डी ए एंड ए सी ट्रांसवर्सल देयरफॉर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंगल डी ए ई इज इक्वल टू एंगल एफ सी ई, रीज़न में लिखो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, समझ में आ गया। तो एक्चुअली इसमें लिख के रखूँ ऐसे, पैरेलल है ये। ठीक है, इसके बाद ये वाला ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। देयरफॉर बाय ए एस ए ट्राइंगल ए ई डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ई एफ हो गया। होने के बाद अभी हम सी पी सी टी से बाय सी पी सी टी ए डी को हम सी एफ के साथ इक्वल कर लेंगे और डी ई को ई एफ के साथ इक्वल कर देते हैं। हमने क्या किया कि ए डी को हमने सी एफ के साथ इक्वल बताया और डी ई को ई एफ के साथ इक्वल बोल दिया। ठीक है, तो देखो डी ई और ई एफ इक्वल हो गया, मतलब क्या, ई जो है वो ए सी का भी मिड पॉइंट हुआ और डी एफ का भी मिड पॉइंट हुआ। समझे कि नहीं। पहले क्या था, हमें क्या पता था कि ई जो है सिर्फ ए सी का मिड पॉइंट था, लेकिन अभी हमने सी पी सी टी से ये बोल दिया कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल है। मतलब क्या, ई जो है वो डी एफ का भी मिड पॉइंट बन गया। तो डी इज इक्वल टू ई एफ, इस वाले को लिखना है, बट ए डी इज इक्वल टू बी डी। यहाँ से देख सकते हो ए डी इज इक्वल टू सी एफ, हमने क्या लिखा, ए डी इज इक्वल टू सी एफ, लेकिन हमें क्या पता है कि ए डी इज इक्वल टू बी डी। क्यों, बिकॉज डी इज द मिड पॉइंट। तो सिंस डी मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, समझे कि नहीं। देखो हमने सी पी सी टी से ये वाला ए डी और ये वाला सी एफ को इक्वल बोल दिया सी पी सी टी से, लेकिन हमें क्या पता है कि ए डी और बी डी इक्वल है। कैसे, बिकॉज डी मिड पॉइंट है। तो ये वाला पार्ट ये वाला पार्ट इक्वल। तो अभी बट ये है ऐसा हमने लिखा, बट ए डी इज इक्वल टू बी डी बाई नाउ देयरफॉर, अच्छा, एंड बी डी पैरेलल टू सी एफ बाई कंस्ट्रक्शन। और एक बात है कि बी डी जो है वो सी एफ के साथ पैरेलल भी है। ठीक है, हमने कंस्ट्रक्शन किया था कि बी ए इज इक्वल टू सी एफ, तो बी ए में क्या, बी डी पार्ट भी होता है, इसीलिए बी डी भी सी एफ के साथ पैरेलल है। तो ये दो लाइंस पैरेलल हैं और इक्वल भी हैं। ठीक है, तो अभी देयरफॉर बी डी इज इक्वल टू सी एफ एंड बी डी परपेंडिकुलर टू सी एफ। तो इट implies बी सी एफ डी इज ए पैरेललोग्राम। अब ये कैसे हुआ समझाता हूँ। पहले क्या हुआ कि हमें पता है कि हमने सी बी सी डी से इसको और इसको इक्वल किया। ठीक है, तो इसको लिखता हूँ ऐसे एक्चुअली, ये कहा गया, हाँ, इसको आप इक्वेशन 1 पकड़ो और इसको आप इक्वेशन 2 पकड़ो। ठीक है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 से क्या है कि ए डी सी एफ के साथ भी इक्वल है, ए डी बी डी के साथ भी इक्वल है। इसका मतलब क्या, सी एफ इज इक्वल टू बी डी। ठीक है, तो यहाँ से हमें मिल गया सी एफ इज इक्वल टू बी डी, ये मिल गया हमें, और बी डी के साथ सी एफ इक्वल है, ऐसा हमने कंस्ट्रक्शन किया था। ठीक है, तो देखो अगर एक क्वाड्रिलेटरल मान लेते हैं, ऐसा एक क्वाड्रिलेटरल है
अगर देखो ये ए बी सी डी है, अगर ये पार्ट सॉरी बी सी और ए डी इक्वल भी है और अगर पैरेलल भी है तो हम इसे क्या बोलते हैं, पैरालेलोग्राम, क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल भी है और पैरेलल भी है। ओके, इसीलिए बी सी एफ डी जो है अभी पैरालेलोग्राम बन गया। ठीक है, सो it implies DF is equal to DF parallel to BC and DF is also equal to BC, क्योंकि हमें क्या पता है पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। और सपोज ये है ABCD पैरेललोग्राम, तो मान लेते हैं कि ये वाला जो पार्ट है, सपोज गिवन है कि AD के साथ BC इक्वल है और AD ऑल्सो पैरेलल टू BC। ठीक है, क्योंकि पैरेललोग्राम है। तो अभी हमने घोषित कर दिया कि अभी पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम हुआ तो क्या हुआ, इस साइड से हम ये भी लिख सकते हैं कि CD के साथ AB भी इक्वल होगा फिर, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और पैरेलल होते हैं। तो इसके साथ साथ AB के साथ CD भी पैरेलल हुआ। सेम हम यहाँ पर भी लिखा बाकी का पार्ट। ठीक है, तो अभी इट इम्प्लाइज DE के साथ BC भी पैरेलल है, क्योंकि DF कौन सा है, हमें पता है DF है ये पूरा वाला लाइन। तो अगर पूरा वाला लाइन ही पैरेलल है तो पूरा लाइन सेगमेंट से ये वाला पार्ट भी तो ही पैरेलल होगा, बिकॉज पूरा वाला लाइन पैरेलल है तो ऑब्वियसली ये वाला पार्ट भी पैरेलल होगा, DE वाला पार्ट। ठीक है, तो यहाँ इससे हम लिख सकते हैं DE के साथ BC पैरेलल है, ये एक प्रूफ हो गया। एंड DE इज इक्वल टू हाफ ऑफ DF। हमें क्या पता है DE जो है वो हाफ ऑफ DF है। क्यों हाफ ऑफ DF है, बिकॉज वी नो E इज द मिड पॉइंट ऑफ DF सिंस E मिड पॉइंट ऑफ DF। ठीक है, अभी देखो DF किसके साथ इक्वल है, BC के साथ, तो इसमें लिख सकते हो DE इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC, हैंस प्रूव्ड। इसमें लिख दो सिंस DF इज इक्वल टू BC, तो हैंस प्रूव्ड, मिड पॉइंट थ्योरम प्रूफ हो चुका है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे हुआ। तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है कि अगर किसी भी ट्राइंगल में इस वाले साइड का या फिर इस वाले साइड का अगर मिड पॉइंट होता है और हम ज्वाइन कर देते हैं तो ये वाला लाइन सेगमेंट और ये वाला साइड, थर्ड साइड पैरेलल होते हैं और ये वाला साइड जो है इसका हाफ टाइम्स के साथ इक्वल है। हाफ टाइम्स ऑफ दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। ओके, तो मिड पॉइंट थ्योरम को ऐसे अप्लाई करेंगे बाद में। अभी सर्कल्स को कंटिन्यू करते हैं, एज बहुत टाइम वेस्ट हो चुका है, 19 मिनट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 इज़ वेरी वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 9 में सर्कल पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पर ये है मिड सेंटर और डायग्राम बहुत अच्छा है। इसमें एकदम ऐसा स्ट्रेट होगा, यस। आई होप कि इतना स्ट्रेट नहीं हुआ ये। अच्छा, जो भी हो इसको ऐसे मान लेते हैं, ऐसा है। ठीक है, इसके बाद यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, डॉटेड लाइंस में। तो ये है CD
कॉर्ड ये है ए बी कॉर्ड, ये वाला पॉइंट है पी, ये वाला है ई, ये वाला है एफ और ये वाला है सेंटर ओ। ठीक है, अभी क्वेश्चन में गिवन है कि जो पी ओ है, पी ओ जो है वो एंगल बी सी डी, मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल को बाइसेक्ट करता है। तो पी ओ बाइसेक्ट्स एंगल बी पी डी। इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल बी पी ओ के साथ एंगल डी पी ओ इक्वल है। ठीक है, इसके बाद सिंस ओ ई जो है वो किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ए बी के ऊपर, कॉर्ड के ऊपर, और ओ एफ भी परपेंडिकुलर है सी डी कॉर्ड के ऊपर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एंगल है ये वाला एंगल ओ ई पी वो किसके साथ इक्वल होगा, एंगल ओ एफ पी के साथ। दोनों का वैल्यू कितना होगा, 90 डिग्रीज। देखो इसके ऊपर इस लाइन, इस कॉर्ड के ऊपर ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब क्या है, ये वाला 90 डिग्रीज। सिमिलरली ये भी इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ये भी 90 डिग्रीज। मतलब क्या है, ये 90 ये 90 दोनों इक्वल है। इसका मतलब ये और ये एंगल इक्वल है। ठीक है, इसके बाद इन ट्राइंगल ओ एफ पी एंड ट्राइंगल ओ ई पी क्या क्या है हमारे पास, ये और ये इक्वल है एंगल। तो एंगल बी पी ओ इज़ इक्वल टू एंगल डी पी ओ। ठीक है, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल ई पी ओ इज़ इक्वल टू एंगल एफ पी ओ। देखो बी पी ओ एंगल जो हम कहते हैं वो इस वाले एंगल को ही मीन करता है, और ई पी ओ जो हम मीन कर रहे हैं वो भी इसी एंगल को मीन करता है। मतलब क्या दोनों सेम एंगल है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। सिमिलरली जो एंगल डी पी ओ मीन कर रहा है ये वाला एंगल, वही सेम एंगल एफ पी ओ भी मीन कर रहा है, ये वाला एंगल। ठीक है, और हमें क्या पता है दोनों इक्वल हैं, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, तो एक ही बात है, हो गया। इसके बाद एंगल ओ एफ पी इज़ इक्वल टू एंगल ओ ई पी इज़ इक्वल टू 90 डिग्रीज है। ठीक है, और ओ पी जो है वो कॉमन है, ओ पी बोल सकते हो, पी ओ बोल सकते हो, एक ही बात है, कॉमन साइड है। तो देयरफॉर बाय ए एस ट्राइंगल ओ एफ पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ ई पी। ठीक है, अभी सी पी सी टी से हम क्या करेंगे, ओ एफ को सॉरी सी पी सी टी लिखना भूल गया, बाई सी पी सी टी ओ एफ को ओ ई के साथ इक्वल बना देंगे। इससे क्या फ़ायदा हुआ, हमें पता है, वी नो दैट chords equidistant from the center from the center are equal। ठीक है, तो therefore या फिर बोल सकते हैं hence AB is equal to CD, hence proved। अभी समझाता हूँ इसको क्या हुआ। आई गेस कि ये वाला थ्योरम हमने डिस्कस नहीं किया होगा, मैं फिर से देखता हूँ कि हमने क्या द कॉर्ड्स ऑफ, अच्छा हाँ, हमने डिस्कस किया है कि जो कॉर्ड्स सेंटर से इक्वल डिस्टेंस में हैं वो कॉर्ड्स एक दूसरे से इक्वल होते हैं, एक दूसरे में इक्वल होते हैं। मतलब अगर सपोज सेंटर से ए बी कॉर्ड और सी डी कॉर्ड का डिस्टेंस अगर सेम हो, मतलब ओ एल इज इक्वल टू ओ एम हो, तो ए बी इज इक्वल टू सी डी। तो सिमिलरली यहाँ पर भी देखो, इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पर हमने क्या किया, लास्ट में ओ एफ को हमने ओ ई के साथ इक्वल कर दिया। मतलब क्या, सेंटर से कॉर्ड
दोनों कॉर्ड्स का बीच में डिस्टेंस सेम है, तो हमें क्या बताए थ्योरम के अनुसार, अगर दोनों कॉर्ड्स सेंटर से, अगर दोनों कॉर्ड्स सेंटर से सपोज ये वाला कॉर्ड का डिस्टेंस है सपोज x, और इस वाले कॉर्ड का डिस्टेंस भी अगर x होता है, तो दोनों कॉर्ड्स इक्वल होते हैं, मतलब ए बी इज इक्वल टू सी डी होता है। और हमने क्या प्रूफ कर दिया कि ओ एफ इज इक्वल टू ओ ई, ये और ये इक्वल है, मतलब क्या, दोनों कॉर्ड्स इक्वल हैं। ठीक है, इसलिए ए बी इज इक्वल टू सी डी हुआ। इसका क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है कि, अच्छा समझ आ गया, तो क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं कैसा है। क्वेश्चन नंबर 10, तो पहले एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ये है डायामीटर, सॉरी सेंटर पॉइंट, ये है डायामीटर, डायामीटर और भी मिडल में आएगा शायद डायामीटर, हाँ इतना तक ही। ये है डायामीटर और ये है दो कॉर्ड्स, पैरेलल है ये, हमें नहीं पता कि ये पैरेलल है या नहीं। ठीक है, वी डोंट नो वेदर द कॉर्ड्स आर पैरेलल और नॉट। तो अकॉर्डिंग, लेट मी लेवल इट एंड देन आई विल एक्सप्लेन। ये कॉर्ड ए बी है, ये सी डी है, ये क्यू है, ये सेंटर ओ है, ये इस वाले पॉइंट का नाम ई है, इस वाले पॉइंट का नाम एफ है। अभी देखो क्वेश्चन में क्या है कि प्रूव दैट द डायमीटर ऑफ ए सर्कल परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द टू पैरेलल कॉर्ड्स। ओके, क्वेश्चन में पैरेलल कॉर्ड्स बताया गया है कि ए बी के साथ सी डी पैरेलल है। ओके, तो पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द अदर एंड बाइसेक्ट्स इट। ठीक है, तो इसमें बोला है कि अगर डायमीटर जो है वो किसी भी एक कॉर्ड के ऊपर अगर परपेंडिकुलर होता है, तो ये बताना है कि वो दूसरे कॉर्ड के ऊपर भी परपेंडिकुलर होगा और उसको बाइसेक्ट करता है। आई मीन टू से कि मान लेते हैं कि पी ओ क्यू डायमीटर जो है वो ए बी कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर है। अब हमें क्या पता है कि सेंटर से अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो क्या करेगा कि अगर हम सेंटर से एक ड्रॉ करते हैं लाइन परपेंडिकुलर कॉर्ड के ऊपर, तो वो क्या करता है, बाइसेक्ट करता है कॉर्ड को, ए इज इक्वल टू ई बी करेगा। तो सिमिलरली बोला है कि अगर वही लाइन को अगर हम एक्सटेंड करें और एक कॉर्ड के ऊपर ड्रॉ करते हैं, तो उस कॉर्ड को भी जो डायमीटर है वो बाइसेक्ट करेगा, मतलब सी एफ इज इक्वल टू एफ डी होगा और ये 90 डिग्रीज होगा जो एंगल बनेगा। ठीक है, वो प्रूफ करना है। तो ऑलरेडी एक तो गिवन है कि लेट, पहले लेट ले लेते हैं, लेट ए बी एंड सी डी be the two parallel chords of a circle with center O। ठीक है, इसके बाद let पी ओ क्यू बी डी डायमीटर। मान लेते हैं पी ओ क्यू वो क्वेश्चन में गिवन वाला डायमीटर है, सच डैट क्वेश्चन में बोला है कि किसी भी कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर बनाएगा वो। तो मान लेते हैं कि कॉर्ड ए बी के ऊपर उसने परपेंडिकुलर बनाया, मतलब पी ई बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो सिंस हमें पता है कि ए बी के साथ सी डी पैरेलल है एंड पी ओ क्यू है ट्रांसवर्सल, therefore angle PEB is equal to angle PFD। ऐसा क्यों, इज इक्वल ऑल्सो 90 डिग्री। रीज़न क्या है, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो यहाँ पर ये दो लाइंस पैरेलल्स हैं, तो ये वाला एंगल अगर 90 है तो ये वाला एंगल कितना होगा, 90। रीज़न क्या है, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो does PF is perpendicular to CD, therefore
ओ एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी। तो क्यू की डायामीटर जो है वो उसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो ऑब्वियसली ओ एफ जो है वो डायमीटर के अंदर ही मतलब अंदर ही पार्ट है, डायमीटर का ही पार्ट है, वो भी क्या होगा इसके साथ परपेंडिकुलर होगा। और सेंटर से एक लाइन परपेंडिकुलर है कॉर्ड के ऊपर, तो इट इम्प्लाइज सी एफ के साथ एफ डी इक्वल है क्यू, बिकॉज परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्टेड। तो परपेंडिकुलर ड्रॉन मैंने शॉर्टकट में लिखा, आपको तो पता ही है क्या होता है परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट कॉर्ड, ठीक है। और इसीलिए हमारा यहाँ पर ये हैंड्स प्रूव्ड हो चुका है, ठीक है। फिर से समझाता हूँ। क्वेश्चन में बोला है कि ये जो डायमीटर है वो किसी भी एक कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर एंगल बनाता है। तो हमें क्या पता है कि परपेंडिकुलर बनाता है मतलब क्या, कि सेंटर से भी चलो और एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, सिंपली समझाता हूँ। देखो ये वाला लाइन जो है ये किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, इसके ऊपर, ठीक है। तो ये ओ ई जो पार्ट है वो क्या इस लाइन के अंदर है, ऑब्वियसली है, इस लाइन के अंदर ही है। तो ऑब्वियसली ये वाला भी इसके ऊपर सॉरी ए बी कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर है। और तो परपेंडिकुलर है, कहाँ से परपेंडिकुलर, सेंटर से परपेंडिकुलर है, मतलब क्या बाइसेक्ट हो जाएगा ये, ठीक है। सिमिलरली अभी क्वेश्चन में गिवन है कि ये और ये पैरेलल है, तो पैरेलल है मतलब ये 90 डिग्री हुआ, तो ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा, कैसे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये प्रूफ हो गया। तो पी ओ क्यू और कैन से पी एफ जो है वो परपेंडिकुलर है सी एफ के ऊपर, और पी एफ के अंडर में जो ओ एफ वाला पार्ट है सेंटर से वो भी परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि ये पी एफ के अंडर ही पड़ता है ये जो पार्ट है। तो ऑब्वियसली सेंटर से इसका भी परपेंडिकुलर है सी डी के ऊपर, सेंटर से परपेंडिकुलर है मतलब क्या, ये भी बाइसेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें दो सर्कल्स हमें ड्रॉ करने पड़ेंगे ऐसे, ठीक है। सपोज क्वेश्चन में है कि टू डिफरेंट सर्कल्स कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर एट मोर देन 2 पॉइंट्स। मतलब अगर हम दो सर्कल्स को इंटरसेक्ट करवाते हैं ऐसे, तो वो लोग 2 पॉइंट से ज़्यादा इंटरसेक्ट नहीं हो पाएंगे। मतलब सपोज ये पॉइंट ए बी है, इससे ज़्यादा वो लोग इंटरसेक्ट नहीं हो पाएंगे, ठीक है, ये प्रूफ करना है। तो सपोज दैट two circles, two distant circles intersect each other in more than 2 points, ठीक है। these points are non-collinear points, ओके। इसके बाद 3 non-collinear points determine one and only one circle, therefore there should be only one circle, therefore from these 3 points 2 circles cannot pass. This contradiction अच्छा this contradicts होगा, contradicts the given, which shows that
और एजम्पशन इज रॉन्ग। ठीक है, तो अभी इसमें क्या समझा गया है कि कोई भी दो सर्कल अगर हम इंटरसेक्ट करवाते हैं तो वो लोग 2 पॉइंट से ज़्यादा इंटरसेक्ट कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं ये एक पॉइंट ए है, ये एक पॉइंट बी है, इन दोनों पॉइंट में दोनों सर्कल से इंटरसेक्ट किया है। तो मान लेते हैं कि सपोज 2 डिस्टिंक्ट सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर इन मोर देन 2 पॉइंट्स। मान लेते हैं कि 2 पॉइंट से भी ज़्यादा पॉइंट्स में एक दोनों सर्कल्स ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है। तो इन पॉइंट्स को हम बोलते हैं अभी नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। इनका मतलब क्या है? तो हमें पता है कि कोलिनियर पॉइंट्स किसे बोला जाता है। यूक्लिड्स ज्योमेट्री में हमने पढ़ा था कि कोलिनियर पॉइंट्स बोला जाता है 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स। ठीक है, मतलब कोलिनियर पॉइंट्स किन्हें बोला जाता है? 3 या फिर 3 से ज़्यादा पॉइंट्स को कोलिनियर पॉइंट्स बोला जाता है। अगर एक लाइन उन सबको एक साथ रखता है तो मतलब एक साथ एक लाइन में सारे के सारे पॉइंट्स होते हैं। सपोज एक लाइन है, ये ए बी लाइन है इसके, तो ए बी लाइन में अगर पॉइंट पी क्यू आर, अच्छा पॉइंट पी क्यू आर अगर हो, देखो तो ये क्या है, लाइन के ऊपर है, लाइन के अंदर है, तो हम इनको बोलेंगे लीनियर पॉइंट्स। ठीक है, सॉरी कोलिनियर पॉइंट्स, क्योंकि ये लोग एक ही लाइन के अंदर है, एक ही लाइन का मतलब एक ही लाइन इनको अपने पास रखा है। और अगर मैं बोलूँ कि पॉइंट एक्स, पॉइंट वाई, पॉइंट जेड, तो ये दोनों ये तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, मतलब ये एक लाइन के अंदर नहीं है। मतलब देखो अभी एक्स जेड एक लाइन के अंदर हो सकता है लेकिन वाई नहीं है, अगर वाई जेड एक लाइन के अंदर है लेकिन एक्स नहीं है, अगर एक्स वाई एक लाइन के अंदर है लेकिन जेड नहीं है। अगर ऐसे हुआ तो ये लाइन नहीं है। ठीक है, दिस इज़ ए कर्व नॉट लाइन। ऐसे हुआ तो कर्व है, ऐसे होगा तो 2 लाइन्स हो गया, लेकिन बोला कि एक सिंगल लाइन, तो एक सिंगल लाइन में इट इज़ इम्पॉसिबल। ठीक है, इसीलिए इन्हें हम बोलते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, तो इसे हम बोलते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो कि ये दोनों कोलिनियर पॉइंट्स हैं। वाई? बिकॉज इनके बीच में से कॉमन लाइन है, मतलब कॉमन लाइन इन पॉइंट, ये जो पॉइंट्स हैं ये कॉमन लाइन में है, मतलब एक कॉमन लाइन इनको कंटेन करता है। एक कॉमन लाइन के अंदर ये पॉइंट्स हैं। ठीक है, कॉमन लाइन है, सपोज एल है, इसके अंदर ए भी है पॉइंट और बी भी है पॉइंट, तो ये ए भी एक कोलिनियर है। लेकिन अगर एक से 2 से ज़्यादा पॉइंट्स में इंटरसेक्ट करता है तो वो लोग नॉन कोलिनियर हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें क्या पता है कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स डिटरमाइन वन एंड ओनली वन सर्कल। तो एक थ्योरम के अनुसार, सर्कल चैप्टर में एक थ्योरम है, तो मैं ढूंढता हूँ कहाँ पर ये थ्योरम। तो थ्योरम नंबर 10 पेज नंबर 415 थ्योरम नंबर 10 लिखा हुआ है, RS अग्रवाल क्लास 9। उसमें लिखा हुआ है कि देयर इज़ वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। समझ में आ गया? तो इस वाले पेज में लिखा होगा कि सिर्फ एक सर्कल ही पास हो सकता है 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से। मतलब अगर बोलूँ कि यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट है, तो इन दोनों पॉइंट से सिर्फ एक ही सर्कल पास हो सकता है। ठीक है, एक से ज़्यादा सर्कल्स पास नहीं हो सकते। ठीक है, तो देखो अगर एक से ज़्यादा सर्कल्स हो तो ऐसे बन जाएगा सर्कल। तो क्या ये वाला पॉइंट इसमें आया? नहीं आया। अगर इस वाले इन दोनों पॉइंट्स को लूँ तो ऐसा हो जाएगा सर्कल। ठीक है, इसीलिए सिर्फ 3 पॉइंट से सिर्फ 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से सिर्फ एक ही सर्कल बनाया जा सकता है। तो देयर शुड बी ओनली वन सर्कल। तो देयर फॉर फ्रॉम दिस 3 पॉइंट्स 2 सर्कल करने के पास सिंपली कॉमन सेंस है,
ऑलरेडी थ्योरम में प्रूव्ड है कि 3 पॉइंट से सिर्फ एक ही सर्कल को हम पास कर सकते हैं। तो 3 पॉइंट से क्या हम 2 सर्कल्स को पास कर सकते हैं क्या? ऑब्वियसली नो। तो हमारा एजम्पशन क्या है? रॉन्ग है। इसीलिए 2 सर्कल्स में मतलब टू सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर इन ओनली 2 पॉइंट्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 तो हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है कि फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स। ओके, तो सबसे सिंपल सा एक क्वेश्चन है ये। तो ये लास्ट क्वेश्चन है आज के वीडियो का, बिकॉज टाइम इज़ वेरी शॉर्ट। तो इसको हमने यहाँ से ड्रॉ किया यहाँ तक, इसको स्ट्रेट बनाना पड़ेगा। अच्छा वेट, ऐसा हुआ। फिर बोला है ये एक सेंटर है इस सर्कल का और ये है सेंटर दूसरे सर्कल का, इनको जॉइन कर दिया गया है। ये है O, ये है O डैश। इसके बाद इनको जॉइन कर दिया गया है OA को, वेट, OA को जॉइन कर दिया गया है, O डैश A को भी जॉइन कर दिया गया है। और यह है B और यह पॉइंट D। तो अभी 2 सर्कल्स हैं, तो मान लेते हैं OA जो है एक रेडियस है एक सर्कल का, जो कि गिवन है 10 सेंटीमीटर। तो ये है 10 सेंटीमीटर और O डैश A और एक रेडियस है ऑफ अनदर सर्कल 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मिल चुका है। ये 90 डिग्रीज होता है। ओके, तो AB का वैल्यू जो है वो गिवन है 12 सेंटीमीटर्स, 12 सेंटीमीटर से। तो OD जो है वो परपेंडिकुलर है AB कॉर्ड के ऊपर। ठीक है, तो देयरफॉर सिंस यहाँ से OD परपेंडिकुलर इससे, तो AD के साथ DB का वैल्यू कितना होगा? हाफ ऑफ AB, विच इज़ हाफ ऑफ 12, दैट इज़ 6 सेंटीमीटर। मतलब ये वाला हाइट हो जाएगा 6, बाइसेक्ट किया है तो ये वाला पार्ट भी 6, ये वाला लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये होगा परपेंडिकुलर ड्रॉन। रीज़न क्या है? परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट कॉर्ड, तो कॉर्ड बाइसेक्ट हो गया। कॉमन कॉर्ड है दोनों सर्कल्स का। ठीक है, तो अभी ये हमें इसका वैल्यू मिल चुका है। तो अब पाइथागोरस यूज़ करके हम इस वाले पार्ट का वैल्यू और इस वाले पार्ट का वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि बोला कि डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, मतलब O डैश है डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स। तो यूजिंग पाइथागोरस इन ट्राइंगल AOD, OA square is equal to OD square plus AD square। OA 10 square, OD नहीं है हमारे पास, AD 6 square, 100 minus 6 square means 36 is equal to OD square। तो 64 का रूट इज इक्वल टू OD। तो OD का वैल्यू कितना आया? 8 सेंटीमीटर्स। इसके बाद इन ट्राइंगल ADO डैश, इसमें भी पाइथागोरस यूज़ करेंगे। O डैश A स्क्वायर इज इक्वल टू O डैश D होल स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। इसका वैल्यू है 8 स्क्वायर, इसका वैल्यू हमें नहीं पता है। O डैश D स्क्वायर
प्लस ए डी स्क्वायर का वैल्यू 6 स्क्वायर, तो 64 माइनस 36 इज इक्वल टू ओ डैश डी स्क्वायर, इट इज़ 28 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू ओ डैश डी, जिसका वैल्यू है ओ डैश डी इज इक्वल टू 2√7, ओके, 2√7 सेंटीमीटर। तो नाउ ओ डैश इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, ठीक है। तो ओ डैश को हम क्या लिख सकते हैं, ओ डैश को हम लिख सकते हैं ओ डी प्लस ओ डैश डी, इसे लिख सकते हैं ओ डी प्लस ओ डैश डी। तो ओ डी का वैल्यू 8, ओ डैश डी का वैल्यू 2√7, तो ये है आपका आंसर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। काफ़ी रात हो चुकी है, यू कैन सी द टाइम, इट इज़ 12:21। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सर्कल्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।